नेहा की शादी में हैसियत से ज्यादा खर्च हुआ तो उसके पिता भारी कर्ज में डूब गए। बावजूद इसके एक दिन नेहा ने पिता की संपत्ति में बंटवारे का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। बेटी की इस हरकत से पिता सतीश राय सन्न रह गए। नेहा का LLB करने का यही उद्देश्य था कि वह बेखौफ होकर जिए। वह वकालत के माध्यम से अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर सके। वह चाहती तो ज़्यादातर लड़कियों की तरह BTC या B.Ed का प्रोफेशनल कोर्स करके किसी स्कूल में मास्टरनी बन सकती थी, लेकिन उसकी फितरत में यह नहीं था। उसके अंदर तो चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। सामान जिंदगी जीना उसकी फितरत में नहीं था। ऐसा लगता था जैसे चालाकी के बिना नेहा जिंदा ही नहीं रह सकती। जो काम वह बिना चालाकी के कर सकती थी, उसमें भी वह चालाकी दिखाने में से बाज नहीं आती थी। कॉलेज लाइफ से नेहा ऐसी ही थी। ज़रा ज़रा सी बात पर वह अपने विरोधियों की शिकायत लेकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाया करती थी। घर में वह अपने छोटे भाई नीरज की एक न चलने देती थी। मम्मी पापा को तो जैसे उसने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। अपनी जिद से वह घर में अपनी सारी मांगे मनवा लेती थी। जब नेहा शादी के लायक सियानी हुई तो उसके लिए योग्य लड़का तलाश किया जाने लगा। इसमें भी उसकी पूरा दखल रहा। उसने नामी वकील के लड़कों को पसंद किया। जब दहेज की बात आई तो लड़के वालों ने बस इतना कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों की दावत अच्छे से कर देना। यह सुनकर नेहा ने अपने पापा से बिफरते हुए कहा, पापा मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले बेवकूफ़ हैं। बिना दहेज के क्या मैं खाली हाथ ससुराल जाऊंगी? नेहा, तुम्हें कौन खाली हाथ ससुराल भेज रहा है? कुदरत का दिया हमारे पास सब कुछ है। हम अपनी बेटी को वह सब कुछ देंगे जो एक बेटी को शादी के समय दिया जाता है। और हाँ पापा, गाड़ी मुझे कम से कम 20 लाख वाली चाहिए। आखिर आपकी वकील बेटी की भी तो कोई शान है। वह शान किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नेहा बेटा, कार के शोरूम में तुम मेरे साथ चलना। जिस गाड़ी पर तुम हाथ रख दोगी वह गाड़ी तुम्हारी। आखिर हमारी एक ही तो बेटी है जिसे हमने इतने नाजों से पाला है। अगर हम उसकी ख्वाहिशों अब पूरी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओह माय गॉड डैड, ये कहते हुए नेहा ने प्यार से अपनी बाहें अपने पापा के गले में डाल दी। नेहा के पापा सतीश राय ने नेहा की शादी में अपने वजूद से ज़्यादा खर्च कर डाला। नेहा की मम्मी कहती रही, नेहा के पापा शादी में इतना अनाप शनाप खर्च मत करो। बुढ़ापे का शरीर है, कर्ज कहाँ से चुकाओगे? लेकिन सतीश राय तो ऐसे लगते थे जैसे अपनी लाडली बिटिया की सारी ख्वाहिशें इसी अवसर पर पूरी कर डालना चाहते हो। शादी का 30 लाख का बजट 40 लाख के पार पहुंच गया। नेहा की ख्वाहिशें सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार नेहा की शादी का काम पूरा हुआ। वह खूब सारे दहेज और चमचमाती गाड़ी में बैठकर शान से अपनी ससुराल पहुंच गई। नेहा के पापा सतीश राय और भाई नीरज ने राह की सांस ली। इस शादी के बाद वे 12 लाख के कर्ज के तले दब चुके थे। उनकी शहर में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण
इतना कर्ज मिल भी गया था, लेकिन कर्ज तो कर्ज होता है और उसे एक दिन चुकाना ही पड़ता है। कर्ज देने वाला जब मांगने पर उतारू हो जाए तो फिर वह किसी बात का लिहाज नहीं करता, सरेआम पगड़ी उछालता है। सतीश और नीरज को लगता था कि वे 2-3 साल में व्यापार में अतिरिक्त प्रयास करके सारा कर्ज चुका देंगे, लेकिन कर्ज ऐसी चीज होता है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता। नेहा ससुराल में ठाड़ के साथ रह रही थी। उसके पति नकुल और ससुर की तो अच्छी आमदनी थी ही। नेहा के ससुर ने उसका केबिन भी अपने पास ही खुलवा दिया था। नेहा के पास अपने पति और ससुर की बदौलत अच्छे केस आने लगे थे। नेहा की एक ननद थी विभा, वह भी शादी के लायक हो गई थी। उसके लिए भी लड़का तलाश किया जा रहा था। लड़का मिलते ही शादी तय हो गई। विभा सुसंस्कारित लड़की थी, महत्वाकांक्षा उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। नकुल अपनी बहन विभा की शादी भी ऐसे ही ठाड़ बाट से करना चाहता था जैसे उसकी खुद की शादी हुई थी। विभा की ससुराल वालों की भी कोई डिमांड नहीं थी। विभा नेहा के बिल्कुल उलट थी। उसके अपने भाई और पिता पर किसी भी चीज के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। विभा जानती थी कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा ही खर्च करते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी भाभी नेहा उसकी शादी में होने वाले हर खर्च में अड़ंगा डाल रही थी। नेहा को विभा की शादी में खर्च हो रहा एक एक पैसा खटक रहा था। उसका बस चलता तो वह विभा की शादी में एक भी पैसा खर्च न होने देती। जितना बजट था उससे कम में भी विभा की शादी हो गई। इसके लिए सब नेहा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन विभा अपनी भाभी नेहा की चालाकी ताड़ गई थी। नेहा ने आवश्यक चीज़ों पर भी खर्च नहीं होने दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि विभा को ससुराल में पहुंचते ही महिलाओं के कितने भी उलाहने सुनने को विभा चुपचाप सब झेल गई। वह जानती थी कि यह सब उसकी भाभी नेहा के लालच के कारण हुआ। उधर नेहा को लग रहा था कि भैया दूज और रक्षाबंधन के त्योहार कुछ फीके चल रहे हैं। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कर्ज के कारण उसके भाई नीरज का हाथ तंग। जब इस बार नीरज ने नेहा को रक्षाबंधन पर 2100 शगुन में दिए तो इतने कम पैसे देखकर वह बिफर पड़ी। नीरज, तुझे शर्म नहीं आती? इकलौती बहन की रक्षाबंधन पर इस तरह बेइज्जती करने में? जितने का तुमने शगुन दिया है इससे ज्यादा का तो मैं अपनी कार में पेट्रोल डलवा कर आई हूँ। इतनी संपत्ति का मालिक बन बैठा है और बहन को शगुन के नाम पर भीख सी पकड़ा देता है। यह मत भूल, इस जायदाद में मेरा भी आधा हिस्सा है। नेहा के मम्मी पापा ने अपनी लाडली बिटिया को खूब समझाया। शगुन भी तुरंत फुर्सत में 11,000 कर दिया, लेकिन नेहा का दिमाग शांत ही नहीं हो रहा था। उसको लगता था कि नीरज ने जानबूझकर उसका अपमान किया है और नेहा को अपमान कहाँ बर्दाश्त। नेहा कानून की जानकार तो थी ही, वह अपने भाई नीरज को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। उसने संपत्ति में हिंदू बेटी के अधिकार की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी भनक उसके अपने ससुराल वालों को भी न लगने दी। नेहा के पापा को जैसे ही नेहा की ओर से
संपत्ति के बंटवारों का नोटिस मिला। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, उनकी जबान तालू से लग गई। उनको नेहा से यह उम्मीद तो कतई नहीं थी कि वह उनके जिंदा रहते उनकी जायदाद में आधा मालिकाना हक का दावा ठोकेगी। जब नेहा को किसी प्रकार बात करने के लिए राजी किया गया तो वह बोली, पापा मैं संपत्ति में अपना अधिकार ही तो मांग रही हूँ। भारत का कानून हिंदू बेटी को प्रॉपर्टी में बंटवारा का हक प्रदान करता है, मैं वही तो मांग रही हूँ। लेकिन नेहा ये तो सोचो कि हमने तुम्हारी शादी में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना खर्च कर दिया कि अभी भी हम कर्ज तले डूबे हैं। तो क्या पापा आप मुझे पालने और मेरी पढ़ाई पर होने वाले खर्च का भी एहसान दिखाओगे? ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वह अपनी संतान को पढ़ाए और अच्छे घर में उनकी शादी करे। इसमें कौन सी एहसान की बात है? लेकिन नेहा यह तो सोच कि आधी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारे भाई नीरज के पास बचेगा ही क्या? वह तो सोच वह तेरा भाई है और हर समय तेरी मदद के लिए खड़ा रहता है। मदद? पापा आप इसे मदद कहते हो? भूल गए आपकी उसने रक्षाबंधन पर मुझे शगुन में क्या दिया था? क्या मेरी औकात अब 2100 की रह गई है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इससे ज़्यादा का तो मैं अपनी कार में तेल डलवा देती हूँ। मिठाई के डब्बे का खर्च अलग, और अगर नीरज रिश्ते नहीं निभा सकता तो न निभाए। मुझे कौन से रिश्ते निभाने और बेइज्जती करवाने की पड़ी है? अगर वह अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता तो भुगते। आप क्यों परेशान होते हैं? आपके लिए तो ऐसा ही नीरज और ऐसी ही मैं। वैसे भी आपके पैर अब कब्र में लटक रहे हैं। मेरा हिस्सा मुझे देकर चिंता मुक्त हो जाइए। नेहा का अंतिम वाक्य सतीश राय को कांटे की तरह चुभा। कोई भी संतान अपने बाप को इतनी कड़वी बात कैसे कह सकती है? नेहा से आगे बात करना अपने आप को और जलील करवाना ही था। उन्होंने फोन काट दिया। उम्र का तकाजा कह रहा था कि कोई ठोस निर्णय करना ही पड़ेगा। वकील कानून की भाषा में होशियार हो सकता है, अनुभव में नहीं। नेहा ने एक वकील कर लिया जिसने पहले तो आधा हिस्सा दिलवाने में चूं चूं की, पर जब नेहा अड़ गई तो नोटिस भेज दिया गया। 10-12 तारीखों और गवाहों के बाद और एग्रीमेंट हुए तो नेहा की तरफ से वकील ने आधी प्रॉपर्टी की मांग की तो दूसरे वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ये है एक फैमिली सेटलमेंट में करने को तैयार हैं। जज साहब समझदार थे, उन्होंने मान लिया और 2 माह बाद फैसले के लिए बुलाया। अदालत जब अपना निर्णय नेहा के पक्ष में सुना रही थी तभी सतीश राय ने अदालत से निवेदन किया, जज साहब फैमिली सेटलमेंट के अनुसार नेहा को मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल गया है। मेरा अदालत से निवेदन है कि मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे को देखते हुए साल में 6 महीने मेरी बेटी नेहा हमारी देखभाल। यह संतान का अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा है। जज साहब ने कहा, अदालत यह फैसला देती है कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने का अधिकार जितना बेटे का है उतना ही बेटी का भी।
नेहा को आधी प्रॉपर्टी मिल चुकी है तो आज से ठीक 6 महीने बाद नेहा 6 महीने तक अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेगी और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। यह बात सेटलमेंट में जोड़ दी जाए। जज साहब ने बातों बातों में स्पष्ट कर दिया कि नेहा अगर ये नहीं मानती तो वह मामले को महीनों के लिए टाल दे। फैमिली सेटलमेंट में यह सिखवा दिया गया। भाई के वकील ने जज साहब से यह भी कह दिया था कि पुश्तैनी संपत्ति होने पर भी नेहा केवल 1/3 की हिस्सेदार है, क्योंकि अभी पिता जिंदा है। जज ने उसी बूतों पर फैमिली सेटलमेंट कराया ताकि पिता के मरने के बाद फिर मुकदमेबाजी न हो। नेहा ने अभी अपने सास ससुर की सेवा तो की नहीं, माँ बाप की सेवा करना तो उसकी कल्पना में भी नहीं था। वह तो बस अपने पापा की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन अपना रुतबा बढ़ाना चाहती। नदी के उफनते पानी को देखकर जितना डर लगता है उतना नदी में कूदने से नहीं। नेहा को हरदम यही डर सताने लगा कि घर में पहले से ही 2 बुजुर्ग हैं जिनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। 2 और बुजुर्ग के आने से घर का क्या हाल होगा। किसी बुजुर्ग की सेवा करना किसी बच्चे को पालने से कम नहीं होता। उनको समय पर दवाई देना, उनके लिए नाश्ता पानी तैयार करना, बीमार होने पर उनको टॉयलेट तक ले जाना, उनको नहलाना, कपड़े बदलवाना वगैरह वगैरह। 4 बुजुर्गों की सेवा की बात सोचकर ही नेहा सिहर उठती। मानसिक तनाव, सिरदर्द और बेचैनी पैदा करता। छोटी छोटी बातों को लेकर वह हर किसी से झगड़ने लगती। अपने पति नकुल से तो उसकी खटपट इतनी बढ़ गई कि वह अलग कमरे में जाकर सोने लगी। नकुल उसको जितना समझाता वह उतनी ही चिड़चिड़ी, परेशान और उग्र हो सकती। नकुल ने नेहा को समझाते हुए कहा, नेहा तुम्हारी यह बड़ी गलती है कि तुमने हमसे बिना सलाह मशवरा किए अपने पिता की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग लिया। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी ससुराल की प्रॉपर्टी में तो तुम्हारा 100% हिस्सा है ही। नेहा यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ मेरी बहन और तुम्हारी ननद विभा भी ऐसे ही प्रॉपर्टी पर आधे का दावा ठोक दे तब क्या होगा। हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन नेहा खुद को इतनी बड़ी चतुर सुजान समझती थी कि जैसे सारा कानून उसने खरीद कर अपनी जेब में रख लिया हो। जब विभा को यह पूरी खबर मिली कि कैसे उसकी भाभी नेहा ने अपने बुजुर्ग माता पिता की आधी प्रॉपर्टी अधिकार के नाम पर हथिया ली है, तो उसे वे सब बातें भी याद आने लगी कि नेहा भाभी ने किस तरह से उसकी शादी में होने वाले खर्च में कटौती करवाई थी और इसी कारण उसे ससुराल में महिलाओं के कैसे कैसे ताने सुनने पड़े। जबकि नेहा भाभी ने अपनी शादी में अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने पापा और भाई को कर्जे में डुबा दिया, जिससे वे अभी तक उभर भी नहीं पाए थे कि उनकी अधिकार के नाम पर आधी संपत्ति हड़प ली। जब विभा ने अपने पति आकाश से इस संबंध में बात की तो आकाश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, विभा, रिश्तों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है। नेहा ने जो कुछ किया वह उनकी व्यक्तिगत सोच का मामला है।
हमने तो तुम्हारे परिवार वालों से कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही हमें कोई शिकायत। हम तो अपने दम पर कमाने और आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। किसी के देने से आज तक किसी का पेट भरा है क्या? हम चैन से जीते हैं और सुख की नींद सोते हैं। हमने तो यह सुना है कि नेहा को नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन आकाश, यह तो नेहा की पूरी हिपोक्रेसी है कि वह खुद तो कानून और अधिकार के नाम पर सब कुछ छीन लेना चाहती है और दूसरों को कुछ देना ही नहीं चाहती। ससुराल की सारी प्रॉपर्टी उनकी और मायके से भी आधी प्रॉपर्टी ले ली। क्या नेहा जैसी हिपोक्रेट को सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? मैं समझा नहीं, तुम नेहा भाभी को क्या सबक सिखाना चाहती हो? देखो आकाश, मुझे अपने मायके की प्रॉपर्टी का रत्ती भर भी लालच नहीं, लेकिन नेहा भाभी ने जिस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिता और युवा भाई को परेशान करके रखा हुआ है, वह मुझसे देखा नहीं जाता। मतलब तुम यह चाहती हो कि तुम भी आधी प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने पापा को नोटिस भेजोगी? बिल्कुल आकाश, तुमने सही सोचा। ऐसा करने पर ही नेहा भाभी की अकल ठिकाने आएगी, लेकिन ऐसा करने पर तो तुम्हारा सम्मान अपने माता पिता और भाई की नज़रों में खत्म हो जाएगा। आकाश, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस प्रॉपर्टी पर मैं मात्र दावा ठोकने जा रही हूँ, वह उस प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा है जो नेहा भाभी ने अपने माँ बाप से हथियाई है। निश्चित मानो आकाश, लालची नेहा भाभी कोर्ट का नोटिस भर देखकर बौखला जाएंगे। मेरा इरादा प्रॉपर्टी लेने का कतई नहीं है। जब एक घमंडी हिपोक्रेट को सबक सिखाना है, उसने अपने लालच और घमंड के कारण कितने लोगों को बेवजह परेशानी में डाल दिया है। अब तो कर्ज में डूबे बेचारे नीरज की शादी होनी भी मुश्किल हो रही है। आखिर आकाश विभा का साथ देने के लिए इसलिए तैयार हो गया कि उसके मन में कोई कटक नहीं था। जैसे ही विभा का नोटिस उसके मम्मी पापा को मिला, सारे घर में कोहराम मच गया। कोई विभा पर यह आरोप भी नहीं लगा सकता था कि उसने यह नोटिस क्यों भिजवाया। जब नेहा ने ऐसा किया तो किसी ने उसका कोई मुखर विरोध नहीं किया था। अब उन्हें अपनी करनी को भरना था। उधर 6 महीने पूरे होने को थे और नेहा के मम्मी पापा बोरिया बिस्तर बांधकर उसके घर आने को तैयार बैठे थे। नेहा को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति जवाब देने लगी हो। मुसीबतों पर मुसीबत। नकुल उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। मनोचिकित्सक ने साफ साफ बता दिया, नकुल, नेहा इससे ज़्यादा तनाव नहीं झेल सकती है। दबाव एक हद तक ही काम करती है। नेहा का मानसिक तनाव कम करने के लिए जल्दी कुछ करो। नकुल को सारी बातें समझ में आ रही थी। उन्होंने ही समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पहल की। वह खुद एक अच्छे वकील थे। वह जानते थे कि कई समस्याओं का हल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय आपस में मिल बैठकर निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने सास ससुर और साले के साथ बैठकर बातें की।
नेहा को उनकी प्रॉपर्टी वापस करने के लिए राजी किया। नीरज को उसका कर्ज उतारने में मदद की। उसके बाद अपनी बहन विभा और बहनोई आकाश से बात की। विभा ने बात शुरू होने से पहले ही अपने भाई नकुल की खुशियों दोगुनी करते हुए कहा, भैया मैंने प्रॉपर्टी पर दावे का नोटिस वापस ले लिया है। यह देखो। नकुल की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए थे। उन्होंने रोआसे होते हुए कहा, फिर पगली तुमने ऐसा किया ही क्यों था? भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह सारी समस्याएं कैसे खत्म होती? नेहा भाभी का घमंड, लालच और हिपोक्रेसी कैसे खत्म होती? कानून तो भैया हमारी रक्षा के लिए है। हमें सब बातों को ध्यान में रखकर कानूनों का सदुपयोग करना चाहिए। नेहा को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऐसे ही सब एक दूसरे से प्रॉपर्टी मांगने लगे तो हर घर में महाभारत और मुकदमेबाजी होगी। हिंदू बेटियों को ससुराल में प्रॉपर्टी का अधिकार खुद ही मिल जाता है। मायके में कोई वारिस ना हो तो बेटी ही प्रॉपर्टी की वारिस होती है। फिर यह उछाल पुछाल क्यों? नेहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।